मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों, आई होप आप लोग घर पे सेफ होंगे एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। आप अच्छे से घर पे रहो और पढ़ाई करो अच्छे से। जैसे लास्ट ईयर से लॉकडाउन में जो जो गलतियाँ किया था आपने, डोंट रिपीट दैट मिस्टेक दिस ईयर। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था द रिएक्टिविटी ऑफ बोरॉन एंड वी हैव ऑल्सो चेक कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने आप लोगों को हिंट्स दिया था, उसके रिएक्शंस वगैरह जो है वो आगे चल के सीखेंगे हम लोग। पर डाइबोरेन क्या है, बनाना बॉन्डिंग क्या है, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखा था एंड यू आर गोइंग टू लर्न दिस फर्दर। मैंने आपको पी ब्लॉक के केस में लास्ट लेक्चर में ही डाइबोरेन का बताया बनाना बॉन्डिंग कैसे होता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, बनाना बॉन्डिंग क्यों है, बोरोन बोरोन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ये सब फैक्टर हमने देखा था एंड वी विल स्टार्ट विद सम अनदर प्रॉपर्टी। हाँ, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन देके मैंने आप लोगों को छोड़ा था हैलोजन और बैक बॉन्डिंग का केस, जो मैंने बताया था आपको कि आप बॉन्डिंग से देख के आओ और मुझे बताओ। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, तो बच्चों हमने सीखा था दैट हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं इट फॉर्म्स EX3 या MCl3 जैसे बोला था हमने। इधर एक केस को हमने ये किया था दैट EX3 BBLC, वन सेकेंड, दिस MX3 इज फॉर्मिंग। तो बच्चों, अगर मैं ऐसे ही बोरॉन का रिएक्शन करूंगा तो अगर मैं सोचो एक बना है मॉलिक्यूल BF3 एंड BCl3 BBr3 एंड BI3। अगर हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाया तो आपको पता है बच्चों, अगर BF3 में बनाऊंगा तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोरॉन का, 3 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, कोई लोन पेयर नहीं है। सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक, इट्स अ बिट डिस्टर्बिंग बट आई होप यू वुड मैनेज इट। सो BF3 बोरॉन 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो बच्चों यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अपने को मिल गया sp2 एंड दिस इज प्लानर। अच्छा बच्चों, तो अगर मैं और एक बात बताऊं इसमें कि BF3 में बीच में जो बोरॉन है उसको तीनों तरफ से फ्लोरीन क्या कर रहे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा रहे होंगे। सो दैट मीन्स जो बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। सो दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे कि BF3 के केस में यहाँ पे आप देखो, BF3 के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा होगा ऐसे फ्लोरीन की तरफ, यहाँ पे भी फ्लोरीन की तरफ विड्रॉ हो रहा होगा और यहाँ पे भी फ्लोरीन की तरफ विड्रॉ हो रहा होगा। दैट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन बोरॉन विल इंक्रीज। दैट मीन्स बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, आराम से ल्यूइस एसिड बोल सकते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज द एसिडिक कैरेक्टर, व्हाट इज द एसिडिक कैरेक्टर और व्हाट इज द एसिडिक ऑर्डर, आप बोल लो एसिडिक कैरेक्टर या ऑर्डर बोल लो, BF3 BCl3 BBr3 BI3। हाँ, तो कोई आराम से सोचेगा कि हाँ चलो ठीक है, बोरॉन के ऊपर बोरॉन के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बोरॉन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, इसके वजह से उसका यानी कि एसिडिटी नेचर ज़्यादा होगा। बिकॉज सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, यानी कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा दैट वुड बी मोर एसिडिक। तो आप इस हिसाब से सोच के आंसर क्या करोगे, दैट फ्लोरीन इज विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरॉन मोर एंड मोर बिकॉज फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। That's why the positive character will increase in BF3। तो ऐसे सोच के आप लोग क्या करोगे, ये आंसर कर दोगे। लॉजिकली तो गलत नहीं है, पर एक्चुअली अगर आपने ऐसा कर दिया सो दिस आंसर इज कंप्लीटली रॉन्ग। दिस इज नॉट द राइट ऑर्डर, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। यहाँ पे बच्चों एक बहुत ही अच्छा केस आता है दैट इज बैक बॉन्डिंग। क्या आता है, बैक बॉन्डिंग का केस। आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा हुआ ही है, सो लेट मी रिवाइज दैट वन। देखो बच्चों, अगर मैं BF3 का मॉलिक्यूल बनाऊं, BF3, देखो बच्चों BF3 में बोरॉन, BF3 छोड़ दो, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। तो मतलब उसके P में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, P में है अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन।
अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5। तो मैं 2p लिख देता हूँ, 2s2 2p5। तो मतलब बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो इट वुड बी 1 2 3 4 5। सो BF3 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे बोरॉन और फ्लोरीन का एक एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। हर एक बोरॉन फ्लोरीन के साथ मिलके एक एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, तो 3 बॉन्ड बन गया आराम से। मतलब ईच बोरॉन और मतलब बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक्साइटेड स्टेट में अगर लेंगे 2s2 2p1 में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाएगा, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो फ्लोरीन के पास क्या होगा बच्चों, फ्लोरीन के पास देयर विल बी 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो फ्लोरीन के पास बच्चों क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना बच्चों। अब देखो बोरॉन क्या है बच्चों, बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उसके पास ऐसे वैकेंट 2p ऑर्बिटल होगा। ये दोनों के दोनों बच्चों क्या है, 2p ऑर्बिटल, दोनों के दोनों क्या है, 2p ऑर्बिटल। अब सोचो बोरॉन इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, फ्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑलरेडी हो गया है। तो यहाँ पे क्या करता है, फ्लोरीन अपना जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बैक डोनेट करता है, एंड दिस बॉन्डिंग इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। मैं बैक बॉन्डिंग डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको हिंट्स दे रहा हूँ, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ने बहुत अच्छे से आपने ये सीखा है। तो फ्लोरीन यहाँ पे क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू द वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है, दिस इज बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, बॉन्डिंग आ गया। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी था, किसका था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन बोरॉन, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, डिक्रीज। सोचो ना, बोरॉन था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे ही फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग के थ्रू दिया, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन बोरॉन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब सोचो बच्चों, BF3 और BI3 दोनों के बीच में जो बैक बॉन्डिंग होगा वो किस में अच्छा होगा। अब सोचो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग, अच्छा ऐसे आप बोल सकते हो, इस एक्चुअल ऑर्डर में लिख देता हूँ। फिर एक्चुअल ऑर्डर क्या है, जो एक्चुअल, प्लीज बच्चों इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, आई कांट हेल्प दिस। तो एक्चुअल ऑर्डर इज BI3, BBr3, BCl3 एंड BF3। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। आप रीजन लिख सकते हो, इट्स ड्यू टू द p पाई बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे लिख लो, इट्स ड्यू टू p पाई बैक बॉन्डिंग। द रीजन इज ड्यू टू p पाई बैक बॉन्डिंग। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, मैंने क्या बताया आपको, फिर से बताता हूँ कि बोरॉन था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फ्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बैक बॉन्डिंग। तो दैट मीन्स वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बोरॉन क्या होता है, डिक्रीज होता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितना होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना बढ़ता है, पर हमने देखा है कि इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो रहा है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। और ये कम होने का कारण क्या है बच्चों, बिकॉज द ओवरलैपिंग ऑफ 2p इज वेरी गुड। 2p जितना साइज का है इधर 2p भी उतना साइज का है, दे विल ओवरलैप इन अ वेरी गुड मैनर। लेकिन अगर हम लोग बच्चों BBI3 की बात करेंगे, ओके लेट मी 1 सेकेंड, बच्चों अगर हम लोग BBI3 की बात करेंगे इधर, तो मैं देखो आप सोचो, इधर बोरॉन है, इधर आयोडीन, दिस साइड आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन। तो बच्चों आयोडीन का साइज फ्लोरीन के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है, और वो p ऑर्बिटल तो है पर 2p ऑर्बिटल नहीं है, इसका साइज बड़ा होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे नो डाउट, एंड b क्या होगा यहाँ पे, दिस शुड बी 2p। b है वैकेंट 2p ऑर्बिटल, पर जो आयोडीन है, आयोडीन 2p ऑर्बिटल में नहीं होगा, साइज बहुत बड़ा होगा, इधर ये बॉन्ड लेंथ भी काफ़ी बड़ा होगा। आप सोचो ना, बोरोन एक छोटा सा एटम है और एलिमेंट है, और यहाँ पे आयोडीन बहुत बड़ा एटम है उसके कंपैरिजन में, तो जो ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग उतने अच्छे से होगा नहीं। आप समझ रहे हो ना बात को। BF3 में जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, दोनों के दोनों 2p थे, तो इसलिए बैक बॉन्डिंग वहां पे बहुत अच्छे से हो रहा था। बट इन केस ऑफ BI3, size of iodine atom is much bigger, that's why here the overlapping will be not that much good, and the bond length of Bi is much larger than the bond length of BF, क्योंकि size of atom obviously increase हो रहे हैं यार,
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। आप ये पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। सो बैक बॉन्डिंग इज लेस, बैक बॉन्डिंग इज लेस एज कंपेयर टू BF3। BF3 के कंपैरिजन में यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, उतना अच्छा नहीं होगा। क्या होगा, उतना अच्छा बैक बॉन्डिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है ना पॉइंट। आप सोचो, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग अच्छा कहाँ पे हो रहा है, BF3 में। बैक बॉन्डिंग अगर अच्छा हो रहा है BF3 में तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी BF3 के केस में कम हो रहा है ना कम, तो उसका एसिडिक नेचर तो कम हो गया। अब Bi3 में ये बोरॉन है तो आयोडीन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं कर पा रहा है, तो बोरॉन का जो डेफिशिएंसी होगा वो तो बढ़ गया। अगर बोरॉन का डेफिशिएंसी बढ़ गया दैट मीन्स द लीविस एसिड कैरेक्टर विल इंक्रीज। यहाँ पे केस हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ, आपने तो ऐसे बोला, जो एसिडिक कैरेक्टर मैंने इधर लिखा है, क्या इसको हम लोग और एक पॉइंट करके आप नीचे नोट डाउन करके लिख लो। ये तो है एसिडिक कैरेक्टर जो हमने बताया अभी, Bi3, BBr3, BCl3 एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस, दिस इज द ऑर्डर, दिस इज ड्यू टू p पाई बैक बॉन्डिंग। आपको क्लियरली पॉइंट समझ में आ गया। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बोला प्लीज नोट डाउन दोज पॉइंट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में याद नहीं रहेंगे, आप भूल जाओगे कि Bi3 में यहाँ पे p पाई ओवरलैपिंग इज नॉट दैट मच गुड। Bi3 के केस में आप ऐसे नोट डाउन करके लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, मैं अगर बोलूंगा स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, सो BF3 का हाईएस्ट, फिर BCl3, BBr3, फिर उसके बाद Bi3, ये बोलेंगे ना हम लोग। तो इसी पर्टिकुलर केस में क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ऐसे भी एक पॉइंट आप अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो, आप समझने के लिए होगा। यहाँ पे BBr3, BCl3 के केस में स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आई थिंक ये पर्टिकुलर केस आपको समझ में आ गया होगा। बहुत फेमस सा केस है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप यू वुड कीप दिस थिंग्स इन माइंड। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट था। आई होप आप लोग इसको नोट डाउन करके लिख लोगे। ओके, तो मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन। ओके बच्चों, तो बोरॉन का जो एक्सट्रैक्शन है, आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली ये पॉइंट तो दिया नहीं है, पर इसको कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉइंट्स कुछ कुछ लिखो मेरे साथ साथ ही। इट इज मेनली एक्सट्रैक्टेड, इट इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोरैक्स। बच्चों अभी इसके बाद जो रिएक्शंस वगैरह पॉइंट्स वगैरह मैं लिखूंगा, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये भूल जाओगे। तो बोरॉक्स का जो फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज Na2B4O7 10H2। बोरॉक्स के बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट इट इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोरॉक्स। तो बच्चों इसके दो तरह के रिएक्शन है, मतलब एक्चुअली किसी किसी बुक में आप देखोगे बोरॉक्स से कंबाइन करके रिएक्शन लिख देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके डायरेक्ट लिख देते हैं। पर मैं आपको दो स्टेप में बताता हूँ। बोरॉक्स का क्या करना है हमें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। पर मतलब अक्सर हम पार्ट पार्ट करके अगर समझेंगे तो बोरॉक्स को पहले एसिडिफाई करेंगे, देन वी विल हाइड्रोलाइज दैट वन। देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। पहले एसिडिफिकेशन करते हैं इसके, एसिडिफिकेशन। तो आप अगर Na2B4O7 10H2 इसको एसिडिफाई करोगे, एसिडिफाई करोगे मतलब HCl के साथ, इधर लेफ्ट साइड में 2HCl लिख देना। एसिडिफाइड करोगे तो आपको मिलता है टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, दिस इज नोन एज टेट्राबोरिक एसिड। नाम समझते समझते चलना तो आपको इजी हो जाएगा। दिस इज H2B4O7 विच इज टेट्राबोरिक एसिड। तो पहले हमने किया एसिडिफिकेशन। तो बच्चों टेट्राबोरिक एसिड जो है, आप इसको अगर हाइड्रोलाइज करोगे, व्हेन यू हाइड्रोलाइज और हाइड्रोलाइज H2B4O7, इधर लिख देता हूँ H2B4O7, इसको आप जब हाइड्रोलाइज करोगे सो यू विल गेट H3BO3। साइड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, NaCl वगैरह आता है, पर मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे चल के वो कवर करेंगे। वी विल गेट H3BO3 और दैट इज बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। ये कल ही बताया था मैंने आपको, बोरिक एसिड और आप बोल लो
ऑर्थोबोरिक एसिड। हाँ बच्चों, मैंने इसको कैसे बोला था, हम लोग इसको और करके कैसे लिख सकते हैं, BOH होल थ्राइस। गलती से इसको ये मत सोच लेना कि ये बेस है, वो क्यों है बताऊंगा आज। बोरिक एसिड भी कवर करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा H3BO3। अब बच्चों क्या करना है हमें, H3BO3 को रिएक्शन को समझते चलो, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। H3BO3 को आप हीट करोगे सो यू विल गेट B2O3, और एक भी मिलता है पर ठीक है, H3BO3 को हीट करेंगे सो वी विल गेट B2O3। दिस इज बोरिक अनहाइड्राइड, दिस इज बोरिक अनहाइड्राइड। बच्चों इसको कभी कभी बोरिक सेस्कियो ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका मीनिंग है एक्चुअली 1.5, पर इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कहीं पे, तो लिख देता हूँ नहीं तो। आप बस नॉलेज के लिए लिख के रखना, इसका मीनिंग है 1.5। एक्स्ट्रा पॉइंट है, ज़्यादा इतना ज़रूरत नहीं है। हाँ बच्चों, तो मैं क्या प्रॉब्लम आ गया था, तो आई होप आपने जो पीछे लिखा है थोड़ा सा पीछे जाके आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। दैट पहले हमने हीट किया बोराक्स को हीट करते ही बच्चों, पहले सॉरी बोराक्स को हमने क्या किया, बोराक्स को हमने एसिडिफाइड किया, एसिडिफाइड करते हमें मिला टेट्राबोरिक एसिड विच इज H2B4O7। टेट्राबोरिक एसिड को जैसे ही हमने हाइड्रोलाइज किया वी गॉट बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ अब लोग बच्चों हीट किया हमने, वी गॉट B2O3। हमको क्या मिला था बच्चों, वी गॉट B2 सॉरी वी गॉट B2O3। हाँ तो बच्चों हमने H3BO3 को हीट किया था, तो H3BO3 को हीट करने से बच्चों हमें मिला था B2O3 विच इज़ बोरिक अनहाइड्राइड, और मैं आपको उसके बारे में बोल ही रहा था, बोरिक अनहाइड्राइड। तो बच्चों इस बोरिक अनहाइड्राइड जैसे ही आपको मिल गया, यहाँ से आपको क्या करना है, रिडक्शन विथ मैग्नीशियम, यू हैव टू डू रिडक्शन विथ मैग्नीशियम। तो आपको क्या मिलेगा, बोरॉन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, बोरॉन। 2 बोरॉन प्लस साइड प्रोडक्ट्स भी MgO वगैरह मिलता है, 2 Mg प्लस 3 MgO, चलो ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है ना, 3 MgO ऐसे मिलता है। पर ये जो बोरॉन है बच्चों, दिस इज अमॉर्फस, दिस इज अमॉर्फस बोरॉन। ये बोरॉन जो है आपको क्या मिलेगा, अमॉर्फस बोरॉन मिलेगा। हमें अमॉर्फस बोरॉन मिल गया, तो दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन। पर अगर हमें प्योर बोरॉन चाहिए, प्योर बोरॉन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले, तो हमें क्या करना है, BBr3 को आप क्या कर लो, या फिर कोई भी हाइलाइट ले लो, आप उसके H2 के साथ रिडक्शन करो ओवर टंटनम और टंगस्टन वायर, और 1200 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट है, इससे आप करोगे तो आपको मिलेगा प्योर बोरॉन। आपको क्या मिलेगा बच्चों, प्योर बोरॉन मिलेगा। सो दिस इज द थिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन हमने सीखा कि कैसे किया हमने। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स धीरे धीरे याद हो गए होंगे, आपको याद रखना ही रखना है। पहले हमने बोराक्स को हीट किया, बोराक्स को एसिडिफाइड किया, तो हमें मिला टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड को हमने क्या किया, टेट्राबोरिक एसिड को हमने किया हाइड्रोलाइज करने से हमें मिला बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। उसको हमने क्या किया, उसको हमने हीट किया तो हमें मिला बोरिक अनहाइड्राइड। बोरिक अनहाइड्राइड को आपने रिडक्शन किया विथ मैग्नीशियम, सो यू गॉट अमॉर्फस बोरॉन, ठीक है। सो दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन। आई होप ये पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, तो विल स्टार्ट फ्रॉम कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। जैसे ही बोल रहे थे बोरक्स के बारे में, तो बच्चों बोरक्स जिसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2। थोड़ा सा इसका और भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आएगा जो कि मैं आपको बता दूंगा अभी। तो बच्चों ये कैसा है, एक वाइट क्रिस्टलाइन है, जैसे आप देख सकते हो इधर, दिस इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो वाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन है। बोरक्स को कभी कभी जगह पे पता है बच्चों, बहुत सारी जगह पे बोरक्स को एज इन मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फाइंड आउट करके इंटरनेट से, बोरक्स को किस किस मेडिसिनल पर्पज से हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो बोराक्स इज Na2B4O7.10H2O। तो इसका एक यूनिट होता है, इट हैज अ टेट्राहेड्रल यूनिट फॉर्मूला, इट्स हैज अ टेट्राहेड्रल यूनिट फॉर्मूला। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। B4O5OH4 2-, इस तरह का एक फॉर्मूला बीच में है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना, पर ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, आप आराम से बोलोगे। एंड एक्चुअली बोराक्स का जो फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला इज रिटन एज, एक्चुअल फॉर्मूला इज रिटन एज, आप ध्यान से देखना, Na2 को Na2 रखा मैंने, कॉम्प्लेक्स के अंदर देखना बच्चों रहेगा B4O5OH4। अब बताओ कितना ऑक्सीजन चला गया, 9 ऑक्सीजन। O4 एंड O5 टोटल हो गया 9, हो गया ना 9। इधर देखो O5 हो गया, इधर O का 4 हो गया, तो टोटल हो गया O9। तो अपने पास बच्चा बच्चों और कितना ऑक्सीजन चाहिए अपने को, 9 चला गया। और इधर ऊपर देखो ऑक्सीजन कितना है, ऊपर Na2B4O7 10H2 में देखो कितना है, 17 है। 10O + O7 17, मतलब बाहर हमें कितना रखना है, 8H2। तो फॉर्मूला इज एक्चुअली रिटन एज दिस। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। Na2B4O5OH4H2। तो H2 को अगर वाटर मॉलिक्यूल को हटा के देखोगे, Na2 है तो मतलब 2+ आएगा, तो मतलब इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये 2- के फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि Na2 है। ठीक है ना बच्चों, B4O5OH4। चलो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ मैं कि कैसे है। तो B4 है, तो आप क्या करो, चार तरफ B ले लो, सबके बीच में ऑक्सीजन डाल दो, हो गया ऑक्सीजन। सबको एक एक OH दे दो, सारे बोरॉन को। हो गए 4 OH। अब ऑक्सीजन को जोड़ दो, अब देखो बच्चों O4 हो गया। या तो अब इस बोरॉन और इस बोरॉन के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, या फिर इस बोरॉन के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन इनके बीच में, एंड लाइक दिस। अब देखो बन गया B4। और बोरॉन के पास इधर देखो बच्चों, बोरॉन के पास 4 है, 4 बॉन्ड है, तो इसके ऊपर माइनस आएगा। इस बोरॉन के पास 4 बॉन्ड है, तो वहाँ पे माइनस आएगा। तो एज ए होल ये कंपाउंड पूरा कितना आएगा, 2- आएगा। एज ए होल कितना आएगा, 2- आएगा। तो बहुत सिंपल सा है, आई होप आप इसको समझ सकते हो, बहुत सिंपल भी है और आप इसको आराम से समझ लोगे। स्ट्रक्चर बना के देख लो एक बार खुद से, जैसे मैंने ड्रॉ किया, बहुत ईजी है। B4O5OH4 और उसके बाद 2-। ठीक है ना बच्चों। और एक पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर लो, aqueous solution of borax is alkaline। क्या बोला मैंने, aqueous solution of borax is alkaline। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि जो बोराक्स है उसके अगर हम लोग एक्टिव सॉल्यूशन लेंगे तो वो क्या बनेगा बच्चों, अल्कलाइन बनेगा। अब देखो कैसे, अब देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगा इधर, सॉरी, Na2B4O7, इसको अगर आप क्या करोगे, वाटर के साथ मिलाओगे, सो दिस विल गिव यू NaOH + H3BO3। क्या देगा बच्चों, NaOH + H3BO3। अगर इसको आप हाइड्रोलाइज करते हो, ये 2 इसका नहीं है। ओके, Na2B4O7 कैसे बना होगा बच्चों, NaOH और एक H2B4O7 से। तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। H3BO3 कैसा है, वीक एसिड। तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन। अगर Na2B4O7 का सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज बेसिक इन नेचर, तो ऑब्वियसली अल्कालाइन होगा, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बोराक्स। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है
द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरक्स दैट इज अल्कलिन। समझ में आ गया पॉइंट? तो बोरक्स को हम लोग वाटर में ऐड करेंगे, सो दैट विल बी अल्कलिन इन नेचर। ठीक है ना बच्चों? आई होप ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। बोरैक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बोरैक्स बीट टेस्ट, जो कि एक्चुअली सॉल्ट एनालिसिस में आता है, वो सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। और आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा Na2B4O7। और अभी बोरक्स, अगर बोरक्स को आप हीट करोगे तो उसमें से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल हट जाता है पहले। तो आई होप ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रक्चर मेनली इंपॉर्टेंट है एंड हाँ, इसमें आपको पूछ सकता है स्ट्रक्चर में BO-B लिंकेज कितना हो सकते हैं, व्हाट इज द एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरक्स। ठीक है, चलते हैं, व्हिच इज बोरैक्स बीट टेस्ट। क्या है बच्चों? बोरैक्स बीट टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ बोरैक्स बीट टेस्ट क्या है। तो बच्चों क्या होता है, कोई कलर ऑफ द कंपाउंड, यानी कि सॉल्ट एनालिसिस में जो हम लोग कलर वगैरह डिसाइड करते हैं, तो बोरैक्स को क्या करते हैं, प्लैटिनम वायर के ऊपर डाल के हीट कर देते हैं। तो वो क्या करता है, एक बीड फॉर्म करता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, एक ग्लासी बीड फॉर्म करता है। जैसे आप देखो ना, सोल्डरिंग वगैरह आप करते हो, वेल्डिंग वगैरह, तो एक बीड फॉर्म होता है। तो वैसे यहाँ पे प्लैटिनम वायर के आप ऊपर आप बोरैक्स डाल के हीट करोगे, इट विल फॉर्म अ बीड, ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड। अब उससे बीड को आप क्या करोगे, जिस सॉल्ट को एनालाइज करना है उसमें ले जाके आप डीप करोगे। तो आपने डीप कर लिया, समझ में आ गया पहले पॉइंट। प्लैटिनम वायर के ऊपर आपने क्या किया, बोरक्स डाला, उसको हीट किया, हीट करने के बाद इट विल फॉर्म अ ग्लासी बीड। और उसी ग्लासी बीड को लेके आपको जिस सॉल्यूशन का, यानी कि सॉल्ट का एनालिसिस करना है, उसको आप उसमें डिप करोगे। डिप करने के बाद आप क्या करोगे, फ्लेम पे दिखाओगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या फिर रिड्यूसिंग फ्लेम। तो फ्लेम के कलर के हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सॉल्ट या कौन सा मेटल प्रेजेंट होगा। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं इसका, फिर आप लोग यानी कि आराम से समझ जाओगे क्या है। तो लेट्स राइट डाउन, साथ साथ लिखते चलना। When borax is heated with platinum wire, हीटेड करते रहो, प्लैटिनम वायर लिख दो, इट स्वेल्स अप and forms glassy transparent bead, which is helpful in salt analysis। जो ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड है उसका जो कॉम्पोजिशन है, दैट कॉम्पोजिशन इज 2NaBO2 प्लस B2O3। यस, अब देखो, आप इसको तोड़ के देखो ना, दोनों की जो कॉम्पोजिशन है उसको आप ऐड करके देखो, दैट इज नथिंग बट Na2B4O7। तो ये बोरैक्स बीड जो प्रिपेयर होता है वो कैसे, ये कॉम्पोजिशन को आपको याद रखना है कि व्हाट इज बोरैक्स बीड। अब जो ऊपर देख रहे हो इमेज में, यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हो, तो इमेज में वहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये जो ग्लासी बीड बना हुआ है इधर, दिस इज द बोरैक्स बीड, ट्रांसपेरेंट बीड है ये। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जो बोरैक्स है, आप बोरैक्स को हीट करो, Na2B4O7 10H2O। जैसे ही आपको हीट करोगे, ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ देगा, तो इट विल फॉर्म Na2B4O7। तो जैसे ही आप Na2B4O7 आपको मिलेगा, Na2B4O7 को आप क्या करोगे, फर्दर हीटिंग करोगे आप लोग, तो आपको मिलेगा बोरैक्स बीड। ठीक है ना बच्चों? इट फॉर्म्स 2NaBO2 प्लस B2O3, दिस इज ग्लासी बीड, या फिर आप इसको बोल लो बोरैक्स बीड। ठीक है, दिस इज ग्लासी बीड और दिस इज बोरैक्स बीड। तो बोरैक्स बीड को मतलब अगर शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग, प्लैटिनम वायर के ऊपर बोरैक्स डाल के आपने हीट किया, बोरैक्स डाल के हीट किया, तो इसने फॉर्म क्या किया, बीड फॉर्म किया। बीड को आपने क्या किया, डिप किया इन सॉल्यूशन। ठीक है, देन शो इट टू फ्लेम, इधर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, कलर मिल जाएगा।
तो जो कलर मिलेगा उसके हिसाब से आप पता कर सकते हो कि कौन सा टाइप का सॉल्ट प्रेजेंट है। तो मैंने कलर का एक चार्ट बना के रखा है, तो आप लोग चाहे तो डायरेक्ट उसको याद रखना। आपको कुछ पॉइंट दिखाई नहीं देंगे। ये चारों मेटल्स के इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो जेई स्टूडेंट्स है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ऐड इट टू योर पॉइंट्स। तो दो तरह के फ्लेम मैंने लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। तो इधर देखो आप लोगों के पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इधर रिड्यूसिंग फ्लेम है। एंड कोल्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या फिर हॉट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, वैसे ही रिड्यूसिंग कोल्ड एंड हॉट रिड्यूसिंग फ्लेम। कौन सा मेटल कौन सा कलर देगा वो लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एनालाइज करके आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड बस याद रखने को ट्राई करो, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। कोबाल्ट का तो बहुत ईजी है, सारे के सारे ब्लू है। और बाकी अपने हिसाब से नेमोनिक्स वगैरह बना देना इसको याद रखने के लिए, तो प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, बच्चों, द नेक्स्ट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। फाइनली दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड और H3BO3। तो बच्चों ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, कुछ कुछ पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। H3BO3 ये भी कैसा है, देखो वाइट कलर का है ना, वाइट कलर का, वाइट क्रिस्टलाइन टाइप ये भी है, वाइट क्रिस्टलाइन टाइप। दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरिक एसिड। बच्चों बोरिक एसिड एक मोनोबेसिक वीक एसिड है। दिस इज मोनोबेसिक वीक एसिड। तो बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ बताया है, और जिन लोगों ने नहीं बताया तो लास्ट लेक्चर को जाओ, वहाँ पे आंसर दो, और आज आपका आंसर मिल जाएगा, वाई ऑर्थोबोरिक एसिड इज वीक। थोड़ा सा हम अगर, हाँ देखो, कोई कोई और में इसको क्या लिखते हैं, BOH होल थ्राइस। तो गधों की तरह ऐसा मत सोच लेना कि OH है तो बेस होगा, दिस इज नॉट द केस। BOH होल थ्राइस OH है तो बेस नहीं होगा। इसको कोई कोई बोरिक एसिड भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज बोरिक एसिड, ठीक है बच्चों। जो BOH होल थ्राइस होता है वो थोड़ा स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं। आप सोचो ऐसे BOH होल थ्राइस अगर है, इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ करेंगे रिएक्ट, तो वाटर के पास है लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अटैक करेगा। थोड़ा ऑर्गेनिक लगाते हैं इसमें, ऑर्गेनिक का स्टाइल पढ़ा है हमने। तो ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों, BOH है इधर, ये OH, दिस इज OH। बोरोन ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म किया, इसके ऊपर माइनस आ गया। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो उसके ऊपर आ गया प्लस, ये H और ये H। देख लो आप स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है। बी ने एक्स्ट्रा लिया इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर आ गया एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म किया माइनस। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन तो चाहता नहीं है कि मैं पॉजिटिव बन के रहूँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव रहना चाहिए। तो इधर ये क्या करेगा, इधर से बॉन्ड लेगा और ये हाइड्रोजन रिमूव, सो दिस विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा बच्चों, देखो बी के साथ जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कौन सा पार्ट, दिस विल न्यूट्रलाइज। तो एक दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब एक H प्लस बाहर आ गया और ये जो BOH होल 4 पार्ट रह गया। अब देखो ना, ये पार्ट जो है BOH होल 4, ये एक पार्ट रह गया और ये एक H प्लस रह गया। तो दैट मीन्स ये क्या फॉर्म करेगा बच्चों, दिस विल फॉर्म BOH होल 4 और ये माइनस प्लस, और क्या फॉर्म करेगा, H प्लस। तो कोई भी एसिडिटी हो या बेसिसिटी हो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, when it is dissolved in water how much H plus और OH minus it gives। so that means BOH होल थ्राइस क्या कर रहा है, एक ही H plus दे रहा है with water molecule, so that's why it's a monobasic weak acid। this is a weak acid, इतना अच्छा टेंडेंसी है नहीं इसका जनरेट करने के लिए, so this is a weak acid, ठीक है ना। इतना रैपिडली नहीं हो रहा है जितना HCl के साथ डालते ही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से बहुत जल्दी टूट गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना बच्चों। तो समझने को ट्राई करो, दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज मोनोबेसिक वीक एसिड, एक ही H प्लस ये डोनेट करता है। तो बोरक्स के बारे में आपको थोड़ा समझ में आ गया, इसका एक स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है, ऑलरेडी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये जो होता है बच्चों BO3 यूनिट में कंबाइंड होकर रहता है, थोड़ी देर में बोलूंगा। अभी मैं प्रिपरेशन की बात करें तो अभी अभी प्रिपरेशन हमने देखा ही था, जैसे मैं अगर बोलूंगा प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में बच्चों पहले हमने क्या देखा था, बच्चों बताओ बोरॉक्स का सॉल्यूशन कैसा होता है, अल्कालाइन। बोरॉक्स का सॉल्यूशन अल्कालाइन होता है। तो एक्वस बोरॉक्स के सॉल्यूशन में जो कि अल्कालाइन है, अगर हम लोग एसिड डाल देंगे, तो मैं अगर बोलूँगा Na2
B4O7.10H2O कब वाटर में डालोगे तो इट गिव्स NaOH प्लस H3BO3। तो आप बोलोगे सर इससे तो डायरेक्ट H3BO3 प्रिपेयर हो रहा है। तो बच्चों ये जो NaOH ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको हमें हटाना होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोराक्स में हमें ऐड करना है एसिड। तो हम लोग पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, एसिडिफिकेशन ऑफ aqueous solution of borax gives H3BO3। क्या करता है, गिव्स H3BO3। अब खुद देख लो, अगर मैं Na2B4O7 इसके साथ क्या करूँगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूँगा और उसके साथ HCl ऐड करूँगा। सो व्हाट आई विल गेट NaCl, ये न्यूट्रलाइज हो गया HCl की वजह से, एंड आई विल गेट H3BO3। वेरी सिंपल। H3BO3 सिंपली क्या करना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरक्स को हमें क्या करना है, हमें एसिडिफाइड करना है। सो वी विल गेट NaCl एंड H3BO3। तो रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लेना। तो और एक ये तो एक सिंपल सा प्रिपरेशन है जो आराम से मिल गया आप लोगों को। और एक बात क्या है बच्चों, कि जब भी आप लोग, एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, बोरॉन हाइलाइड और हाइड्राइड ले लो, कोई भी बोरॉन का हाइलाइड और हाइड्राइड ले लो। जब भी इसको आप क्या करोगे, जब भी आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे, यू विल गेट बोरॉन हाइलाइड और हाइड्राइड को जब भी आप हाइड्रोलाइज करोगे, यू विल ऑलवेज गेट H3BO3। तो आप ये बोल सकते हो, मैं अगर BF3 ले लूँ या फिर मैं B2H6 ले लूँ, B2H6 इज डाइबोरॉन हाइड्राइड, BF3 इज हाइलाइड, तो इसको आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे, सो विल गेट H3BO3 इन बोथ द केसेस। क्या मिलेगा आपको, H3BO3 मिल जाएगा दोनों के केस में। और जो बच्चों H3BO3 होता है वो BO3 यूनिट करके बनाता है, मतलब H3BO3 है ना, जैसे O फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, H3BO3, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। आप राइट साइड के स्ट्रक्चर को देख लो एक बार। देखो बच्चों, यहाँ पे ये B है, ये O और O, ये 3 यूनिट बना के रखा है इधर। तो इधर देखो B के साथ O है, ये BO, ये BO, यहाँ पे जो H है, ये जो O डॉट डॉट H है, ये बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, मतलब ये तो उसका OH है, इसके OH के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व कर रहा है। आप देखो ये जो H लिखा हुआ है इधर, ये जो H लिखा है इधर, ये इस ऑक्सीजन का OH है। तो इसके साथ ये बच्चों क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो ये BOH होल थ्राइस का एक स्ट्रक्चर है। जैसे कि मतलब ये H हो गया, अब मान लो और कोई एक BH आ गया, BOH आ गया, BOH ऐसे मान लो है, तो इनके बीच में क्या होता है बच्चों, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, ठीक है ना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है। तो BOH कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर में होता है। NCERT का भी एक डायग्राम है, आप देख लेना उसको, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर दो और ट्राई करो इससे बनाने के लिए। नहीं तो आपको NCERT में दिया है अच्छे से, वहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट बोरैक्स। तो बोरैक्स के आपने हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो बोरॉन है, बोरॉन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे बोरैक्स में, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन इन बोरैक्स क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होना चाहिए। देखो बोरॉन यहाँ पे बॉन्ड बच्चों कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यस बोरॉन ने 3 बॉन्ड ही बनाया है, 3 बॉन्ड। यहाँ पे एक आप देखोगे बोरॉन ने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे बोरॉन जो होगा, बोरॉन कैसा हो जाएगा, हियर बोरॉन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज, और ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, प्लानर होगा, दिस वुड बी प्लानर, sp2 हाइब्रिडाइज एंड दिस वुड बी प्लानर, 3 सिग्मा बॉन्ड बना है, सो दिस वुड बी प्लानर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था H3BO3 का जब हिटिंग करते हैं हम लोग, तो अगर आप लोग बच्चों H3BO3 का हिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, H3BO3 का आप हीट करोगे तो आपको मिलता है HbO2, क्या मिलता है, HbO2, दिस इज मेटाबोरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, मेटाबोरिक एसिड। इसको आप हीट करोगे
सो यू विल गेट H2B4O7. आपको क्या मिलेगा? H2B4O7. ये क्या है? टेट्राबोरिक एसिड. अब यही बताया मैंने. क्या बताया इसको? टेट्राबोरिक एसिड. पहले HCbO3 को हिट करोगे, यू विल गेट HbO2. HbO2 इज मेटाबोरिक एसिड. उसको हिट करोगे, यू विल गेट H2B4O7 विच इज टेट्राबोरिक एसिड. उसको आप हीट करोगे, सो यू विल गेट B2O3 विच इज बोरिक अनहाइड्राइड. B2O3 विच इज B2O3 बोरिक अनहाइड्राइड. आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि H3BO3 को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. हिटिंग ऑफ H3BO3 करके ये तीनों पॉइंट्स लिख लेना. ऑर्थोबोरिक एसिड, उसको हीट करोगे मेटाबोरिक एसिड, उसको हीट करोगे टेट्राबोरिक एसिड, उसको हीट करोगे तो बोरिक अनहाइड्राइड. ठीक है ना. सो दिस इज द हिटिंग ऑफ बोरैक्स, सॉरी हिटिंग ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड. तो आज के क्लास के लिए इतना ही करते हैं. जो बोरॉन के डाइबोरेन का प्रिपरेशन है या डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में. तो आप उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करके आना. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइबोरेन का प्रॉपर्टी और डाइबोरेन के कुछ स्ट्रक्चर में और थोड़ा सा डिटेल्स में आपको ऐड करूँगा. एंड वी विल सी द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन एंड वी विल ऑल्सो मूव फॉरवर्ड टू कार्बन फैमिली. तो I hope you have enjoyed this lecture. Thank you for watching. Have a very good day ahead and stay safe.